नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की। वैसे तो हम लोग इस पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, दूसरे सेशन में भी ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बुक कवर कर रहे हैं यानी क्वेश्चन हमारा बैंक यानी कि आप कह सकते हैं बुक बैंक, इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया। और यहाँ पर हम लोग आर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान, भारत का संविधान जिसको लिखा गया है सुभाष कश्यप के द्वारा, इस पूरी बुक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम पहले से ही चलता आ रहा है। अब आज के सेशन में हम लोग आए हैं इसी बुक के 8वें चैप्टर पर, यानी कि 8वें चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ MCQ जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ। बड़ा धैर्य के साथ पहले आपको पेपर को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करना है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको इन सभी जितने भी सीरीज चल रही है, हर सीरीज को बड़े इत्मीनान के साथ देखना। जैसे कि लक्ष्य सीरीज हम लोगों ने चलाई थी, तो लक्ष्य सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यूपी PCS PT के अंदर देखने को मिले थे। तो ऐसे ही करके आपको इस पूरी सीरीज को देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनको कंसीडर कीजिए। और दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमको पूछता है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। अब स्टेटमेंट क्या है, 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है, यानी कि आर्टिकल 35 में संवैधानिक विचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को अगर हम भारत के संविधान से पढ़ें तो निकल करके आता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो संविधान उसे इस बात की गारंटी देता है कि वह देश के सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है और वहां से न्याय प्राप्त कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह पीड़ित व्यक्ति पहुंचता तो सुप्रीम कोर्ट उसे विशेष प्रकार की रिट्स जारी करता है। उन रिट्स में आप 5 प्रकार की रिट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हैबियस कॉर्पस, दूसरा आता है मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और उसके बाद को वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट यानी कि न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होते हैं। लेकिन इसका आर्टिकल 35 कतई नहीं है। इसका जो आर्टिकल है वो क्या है, इसका आर्टिकल आता है 32। तो कहने का मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही साबित नहीं होती है। अब पढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 26 के अंदर है। जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, इसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 आर्टिकल्स स्पेशली इस आज़ादी के लिए डेडिकेटेड हैं। जिसमें से आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल की आज़ादी की बात करता है, जैसे कि मुझे अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अंदर धारणा को रखने का अधिकार है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, साथ में उसे प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 25 ऐसी आज़ादी हमको देता है। लेकिन आर्टिकल 26 किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, यह बात करता है एक धार्मिक संप्रदाय की। किसकी? एक धार्मिक संप्रदाय की चर्चा करता और कहता है कि एक धार्मिक संप्रदाय को अपने सभी कार्यों को मैनेज करने की, यानी कि उनको प्रबंधन करने की आज़ादी देता है। तो ये आर्टिकल 26 पर बिल्कुल खरा उतरता है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब इस हिसाब से अपना उत्तर क्या बनेगा, अपना उत्तर यहां पर बनेगा केवल 2, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेना विधि, मार्शल लॉ जब लागू होती है तो उस स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति इनमें से किसे प्राप्त है? हु हैज द पावर टू लिमिट द फंडामेंटल राइट्स इन केस द मार्शल लॉ इज इन फोर्स। देखिए, भारत के संविधान में पहली बात बता दूं, मार्शल लॉ कब लगता है, कैसे लगता है, क्या इसकी डेफिनेशन, ये सब तो डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसके संबंध में आर्टिकल 34 में थोड़ी सी चर्चा आती है। और क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए, अगर मार्शल लॉ कहीं पर है तो उस समय पर वहां पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अब इन अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इनको सीमित करने की शक्ति भारत की संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा इसके अंदर बी, यानी कि हमारा पार्लियामेंट। देखिए, एक बात ध्यान रखना, मार्शल लॉ भारत के अंदर कभी लगा तो नहीं है और ना ही लगने की संभावना है। ठीक है। अब मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है कि
फोर्स को रिपेल करना फोर्स के द्वारा। कई बार होता है कि जब स्थिति ऐसी बन जाए कि सिविल प्रशासन अपना काम ना कर पाए, क्योंकि अराजकता इतनी फैल गई है कि लोग सिविल प्रशासन को मानने से ही तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस अराजकता से निपटने के लिए, अनार्की से निपटने के लिए सरकार वहां पर मार्शल लॉ लगा सकती है। याद रखना, ये एक प्रावधान आता है, लेकिन आज तक कभी भारत के अंदर लगा नहीं है और फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति है, उसको निपटने के लिए बहुत सारे अन्य प्रावधान हमारे पास हैं, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो फिर भी ये प्रावधान रह जाता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो राज्य नाम का शब्द बार बार इस्तेमाल होता है। जैसे कि जब आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश के अंदर हर व्यक्ति को किसी खास अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन वंचित नहीं करेगा? राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये राज्य शब्द जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्या हम यहाँ पर जो नॉर्मल स्टेट्स यानी कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की बात करें, इसका कुछ और मतलब होता है। देखिए, ये जो राज्य शब्द है, इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आया भी, और मैंने कहा था कि पीटी, यूपीएससी पीटी के अंदर भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ गया था। तो इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर है, और इसको अगर मैं आपसे सीधा सा कहूँ, एज ए लेमन में कहूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? सरकार या सरकारी मशीनरी। वैसे अगर आप इसको 1 by 1 पढ़ेंगे तो क्या मतलब निकल करके आएगा? यहाँ पर राज्य शब्द में निकल करके आता है सबसे पहले केंद्र के लिए काम करने वाली एजेंसी। मतलब केंद्र में काम कौन करता है? केंद्र में हमारी विधायिका पार्लियामेंट काम करती है, हमारा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका काम करती है। उसी प्रकार से राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर कार्यपालिका, राज्य के अंदर विधायिका, लोकल बॉडीज यानी कि सरकार और सरकारी मशीनरी। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। सरकार और सरकारी मशीनरी के अलावा यदि कोई अन्य संस्था सरकारी काम करती है, सरकारी का मतलब सरकार के हिसाब से काम करती है, सरकार के कहने पर काम करती है, उसके ड्यूटीज़ को अपने हाथ में लेकर काम करती है, तो वो भी किस में आएगी? वो भी स्टेट की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये चर्चा कहाँ पर है? आर्टिकल 12 के अंदर है। दूसरा कहता है भारतीय संविधान से पूर्व, संविधान के पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। कहता है कि यदि भारत के अंदर कोई ऐसा कानून बनता है जिसके द्वारा किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो भारत का संविधान ऐसे वायलेशन से, ऐसे उल्लंघन से, खंडन से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर बनता है सी, बोथ 1 and 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? दे आर एंजॉयड बाय इंडियन सिटीजन्स ओनली। ध्यान से पढ़ें। देखिए, मौलिक अधिकारों की चर्चा की बात करें तो भाग 3 पूरा का पूरा मौलिक अधिकारों से भरा हुआ है, और जहां पर आपको 6 मौलिक अधिकार मूल रूप से प्राप्त होते हैं। अब उनमें भी सब कैटेगराइजेशन हो जाता है। कुछ अधिकार ऐसे जो भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से लिखे हुए हैं, स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, कुछ न्यायपालिका की इंटरप्रिटेशन के द्वारा आते हैं। तो ऐसे में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कि आपको, हमको प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार ऐसे रहेंगे जो सबको प्राप्त हैं, यानी कि सभी को, कोई भी पर्सन जो भारत के अंदर होगा उन सभी को प्राप्त है, या फिर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वही यहां से पूछ रहा है। एक एक करके देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 कैसे जुड़ा हुआ है? यह कहता है कि जब भी राज्य भारत के अंदर कोई नीति बनाएगा तो उसमें केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर यह अधिकार किसको प्राप्त है? आर्टिकल 15 के अंतर्गत भेदभाव के विरुद्ध यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे ही आर्टिकल 16 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि जब सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में पॉलिसी बनाने की बात आएगी, सरकारी नौकरी को लेकर के राज्य कोई पॉलिसी बनाएगा, तो केवल कुछ खास आधारों पर अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये भी अधिकार किसको प्राप्त है, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि ये तो अपना सही आंसर बन सकता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड ऑप्शन में आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जब अनटचेबिलिटी को खत्म करना है तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो उसका अंत करना है। तो ये भारतीय होने से या विदेशी होने से इसका कोई संबंध नहीं बैठता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29-30 ये भारत के संविधान का 5वां मौलिक अधिकार होता है। यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की जाती है। आर्टिकल 29 में कहा गया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों का कोई भी समूह जिसके पास अपनी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनको इन्हें प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। तो ये अधिकार भी किसको है, केवल भारतीय नागरिकों को है। उसी प्रकार से आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करता है। वो माइनॉरिटीज में विदेशी तो नहीं आते, ठीक है, तो ये भी अधिकार आपका किसके लिए, भारतीयों के लिए है, तो ये भी सही आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 19 और 31। जहां तक आर्टिकल 19 की बात है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये तो सही ठहरता है। लेकिन जब आर्टिकल 31 की बात करते हैं तो आर्टिकल 31 के अंदर पहले राइट टू प्रॉपर्टी आया करता था, आज के टाइम पर तो आर्टिकल 31 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो सही क्या बनता है, 1 और 3 जहां पर भी होगा वही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 और 3, यानी कि केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आपके लिए सूचना, स्टडी आईक्यू के द्वारा यूपीएससी आईएएस के लिए प्री कम मेंस का एक बैच लॉन्च किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब स्टडी आईक्यू इस प्रकार का लाइव बैच लेकर के आया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहला 1-to-1 मेंटरशिप। होता क्या है कि बच्चा जब सिविल की तैयारी करता है तो पढ़ तो सब कुछ लेता है, लेकिन जब तक गाइडेंस ना हो तब तक बच्चा पेपर क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेट अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो वहाँ पर आपको मेंस पर फोकस करना पड़ता है। आंसर राइटिंग जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए कोर्स लेकर के आया है, जिसकी फी तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पर ये डिस्काउंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप इस कोर्स को 18,500 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बैच 20 जून से शुरू हो चुका है, जिसकी टाइमिंग शाम को 6 बजे है। तो आप अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जल्दी जल्दी, और आप नहीं तो कोई आपका जानने वाला जो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को प्राप्त है या उनसे संबंधित रखता है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया और उसके बाद सिटीजन्स के अलावा कोई और है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले आ चुका है तो इजीली कर पाएंगे। जैसे कि आर्टिकल 15-16 हमको पता है भारतीय नागरिकों के लिए है, बात समझ में आती है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो अधिकार बताना है जो सबके लिए प्राप्त है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आर्टिकल 29-30 ये भी किसके लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये भी हट गया। अब आते हैं आर्टिकल 20, 21, 22। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है, उसकी दोष सिद्धि होनी तो उस संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि मतलब क्या है कि कोई भी कानून अगर क्रिमिनल कोड को लेकर कोई कानून बनता है तो बैक डेट से लागू नहीं होगा, उसको वर्तमान से या आने वाली डेट से लागू किया जाएगा। उसके बाद नो डबल जेपर्डी, एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड मिलेगा, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 ये सभी को प्राप्त है, यहाँ पर भारतीयों का कोई स्पेशल सीन नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसका एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो विदेशी व्यक्ति है चाहे भारतीय व्यक्ति है, हर किसी को जीवन का अधिकार है, तो ये बिल्कुल से ट्रू है। आर्टिकल 22 यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन के संदर्भ में संरक्षण दिया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसके कुछ अधिकार बनते हैं। अब जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी भी दो प्रकार की होती है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी, यानी कि व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है,
तो ऐसे केस में उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए पहले से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वहाँ पर उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा आता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि व्यक्ति ने ऐसे कार्य को अंजाम दे दिया है जो अपराध की श्रेणी में आता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो यहाँ पर कुछ उसके अधिकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, उसके बाद उसके लीगल प्रैक्टिशनर तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, और साथ में 24 घंटे के भीतर उसे जज के सामने पेश करना होता है। तो ये अधिकार यहाँ पर हर व्यक्ति को प्राप्त है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो इसमें बिल्कुल सही है कि यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 में सबसे पहले आर्टिकल 23 आता है। आर्टिकल 23 कहता है कि बेगार, यानी कि किसी से काम करवा लेना, कम पैसा उसके काम के हिसाब से देना या फ्री में काम करवा लेना, और दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान की सामान की तरह, गुड्स एंड सर्विसेज की तरह खरीद फरोख्त, ये नहीं होना चाहिए। अब ये भारतीय हो चाहे विदेशी हो, इन दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि सोशल ईविल हैं ये चीज़ें। तो सोशल ईविल्स को हटाना है, तो यहाँ पर कोई भेदभाव देसी और विदेशी के अंदर नहीं है। आर्टिकल 24 कहता है कि जो बालक हैं भारत के अंदर, उनको आपको हेजर्डस इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसे उद्योग धंधे जहाँ से बालक का मनोबल गिर सकता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, किसी प्रकार से उसको हानि हो सकती है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर उसको खतरे वाले उद्योगों में नहीं रखना है। जैसे कि कोई माइंस है, माइंस के साथ साथ में कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री में बालक को नहीं रखना है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 26, अभी हमने देखा था धार्मिक संदर्भ में एक धर्म के संप्रदाय को अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने किसी भारतीय, स्पेशली भारतीय होने की किसी बात को नहीं पढ़ा था। कहने का मतलब ये अधिकार भी सभी को प्राप्त है। तो ये भी जो है इस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन मतलब 3rd और 4th, यहाँ पर जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसके हिसाब से अपना आंसर चूज कर लेंगे। तो जहां पर भी आता है 3 और 4, कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहां पर 2 कथन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला कथन कहता है कि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के निर्बंधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर सस्पेंशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन यहां पर देखेंगे तो क्या कहता है, सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। 4 ऑप्शन अपने पास हैं। पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब देखिए, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अमेरिका के अंदर संविधान को अगर आप पढ़ते हैं तो संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, साथ में लोगों को कानून के दायरे के अंदर रखना है, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस तो लगाने ही होंगे। बट ये काम वहाँ का संविधान नहीं करता, वहाँ पर एक काम वहाँ की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका करती है। तो इस संदर्भ में पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही साबित होती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि भारत के संविधान में ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या फिर निबंधित किया जा सकता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं और उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देश के अंदर जब आपातकाल लगता है तो काफ़ी हद सीमा तक हमारे मौलिक अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है, हटा सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस यानी कि विभिन्न प्रकार के उचित प्रतिबंध लगाकर उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है। संविधान के अंदर इसका खुद उल्लेख है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बोथ 1 और 2, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन आरोपित कर सकती है, यानी कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। कब? जब मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से पहले ही कि इसकी चर्चा तो भारत के संविधान में है। तो ये स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसके अंदर। दूसरा क्या कहता है कि जब सेना विधि के प्रवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तब नागरिक न्यायालय यानी कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके हट करके साथ में सैन्य अदालत काम करना शुरू कर देती है। भाई मार्शल लॉ का मतलब ही क्या है?
मार्शल लॉ का मतलब है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पा रहा है। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि वो अक्षम है, स्थिति ऐसी बन गई है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वो काम नहीं कर सकते हैं। भाई आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तब चला सकते हैं जब सामने सिविलियंस हों, जब वो आपके कानून कायदे को मानने को तैयार हैं, तो संविधान के अंदर आस्था रखते हैं, कानून के अंदर आस्था रखते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बन जाए, इतनी अराजकता आ जाए, कोई शासन प्रशासन को मानने को तैयार नहीं है, तो उस केस में मार्शल लॉ का प्रावधान रहता है। तो वहां पर सिविल कोर्ट क्या काम करेंगे? जब सेना के हाथ में पूरी सत्ता दे दी गई है तो सेना के अंदर सेना के कोर्ट ही काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन कह रहा है कि सही स्टेटमेंट ही हमको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर अपना क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी जो है वो सही आंसर बन जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ करके ही उसका आपको उत्तर देना है। 44वां संशोधन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जब संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएस पीटी अभी हुआ था, तो वहां पर उस पेपर से 3 दिन पहले मैंने दो क्लास ली थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर लक्ष्य सीरीज के अंदर। तो वहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आए थे। तो अमेंडमेंट की जब बात करते हैं तो अमेंडमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। एमपीपीएससी हुआ है उसके अंदर भी क्वेश्चन थे, यूपीपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन थे, हर जगह अमेंडमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है। इनफैक्ट यूपीएससी के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 44वां संशोधन। अब जब संशोधन की बात करते हैं तो कुछ संशोधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन, 44वां, 86वां संशोधन। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ बच्चों को कि 86th अमेंडमेंट, 42nd, 44th कुछ ऐसी अमेंडमेंट हैं जिनको आपको कतई छोड़ना नहीं है। उनको तो आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और आता ही है। अब 44वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, क्योंकि जब 42वां संशोधन भारत के संविधान के अंदर हुआ तो उस समय पर बहुत बड़ा बदलाव भारत के संविधान में किया गया। कुछ बदलाव ऐसे थे, विपक्ष की पार्टियों को लगता था कि राजनीतिकरण के कारण ये बदलाव हुए हैं, तो उनको रिवर्ट किया गया, यानी कि उनको पलटा गया। तो जहां पर 44वें संशोधन का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ कुछ प्रावधान उसके ऐसे थे जिसको खुद कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो 44वां संशोधन इंपॉर्टेंट संशोधन है। अब यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया है कि अनुच्छेद 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है कि वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर सके। आर्टिकल 359 कहां पर आता है? आर्टिकल 359 जब हम भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 3 प्रकार की इमरजेंसी आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और उसके साथ में राष्ट्रपति शासन। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिनमें से मेन आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या उस समय पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है? उसके संदर्भ में आर्टिकल 359 आता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है तो राष्ट्रपति महोदय मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को वंचित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर भी 44वां संशोधन हुआ और उन्होंने ये कहा कि 2 मौलिक अधिकार हैं जिसको लेकर के कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और वो कौन से? आर्टिकल 20 और 21। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आती है सेकंड स्टेटमेंट। ये कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंदर दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जैसे ही आपातकाल आता है तो उसके तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। लेकिन यहां पर ये कहा गया कि तब कब? ये तब होगा जब आपातकाल इन 2 आधार पर है, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। हाँ, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस का प्रावधान चलता था जिसको आर्म्ड रेबेलियन से बदल दिया गया, यानी कि नया प्रावधान क्या कहता है? आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अब अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कहता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई आपात घोषणा को के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, इसी के अंतर्गत। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 4। क्या कहता है? आपात की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 358 केवल उन विधियों को संरक्षण प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपात की घोषणा के साथ हो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती हैं। ये आपातकाल और साथ में आपातकाल का मौलिक अधिकारों से क्या संबंध है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है।
इसकी विस्तृत चर्चा अभी तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा भी हम लोग करेंगे। जो हमारा फ्राइडे का सेशन चलता है शाम को 2 बजे वाला, वहाँ पर मौलिक अधिकारों की शुरुआत हो चुकी है, तो वो जरूर देखना, आपके जरूर काम की। क्यों होगा क्या कि उसके अंदर मैं हर एक मौलिक अधिकार को बिल्कुल डिटेल से कवर करवाऊंगा और एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर से नहीं जाएगा, ये पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि विद ये तो उसी का हो गया, इंग्लिश वर्जन है उसका, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सबसे पहले कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्या देश की संसद मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है? पॉसिबल है क्या? है बिल्कुल। 44वें संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया था, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एविडेंट है इसका बिल्कुल। दूसरा क्या कहता है? यह कहता है कि न्यायालय को यह तय करने की शक्ति है कि अधिकारों में किया गया संशोधन संविधान के किसी आधारभूत लक्षण के विरुद्ध है या नहीं है। यानी कि जब संशोधन किया जाएगा तो उस संशोधन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जब न्यायिक समीक्षा की जाएगी तो समीक्षा का पैमाना क्या होगा, क्या मेजरमेंट आप लेकर के चलेंगे, किस स्केल पर आप उसको मेजर करेंगे। तो स्केल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के अंदर कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जिनको अमेंडमेंट के द्वारा भी बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कि रूल ऑफ लॉ, देश के अंदर विधि का शासन। कोई भी कानून आप ऐसा बनाएं जिसके तहत विधि के शासन की धज्जियां उड़ती हैं, तो उस कानून को उस एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक, जब वो इस बेसिक फीचर को वायलेट करता है, उस एक्सटेंट तक ये कानून मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार से सेक्युलरिज्म है। इसके साथ साथ देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कहने का अर्थ क्या है? जब भी कोई मौलिक अधिकार के अंदर संसद बदलाव करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी हुई है। अगर हुई है तो उसे देश की संसद नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, उसे देश का न्यायालय नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है तो ये बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाती हैं। बी एंड सी, सॉरी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दोबारा से 2 स्टेटमेंट आपके पास है, आपको पढ़ना, इवेल्युएट करना, फिर बताना इनमें से कौन सी सही है। पहले पढ़ते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहता है? यदि मौलिक अधिकारों का कोई संशोधन 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो भी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरीक्षण जो है उसकी शक्ति सीमित नहीं होगी। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशरी विल नॉट बी लिमिटेड even if any amendment of the fundamental rights is included in the 9th schedule। दूसरा कहता है after 24th April 1973 any matter included in the 9th schedule can be judicially reviewed by the court। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 9th शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। 9th शेड्यूल को भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर? 9th शेड्यूल की चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा क्यों है? देखिए, जब देश के अंदर शुरुआत में यानी कि भारत की आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स किए गए तो उन लैंड रिफॉर्म्स को संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने, साथ में अधिकारों को सीमित करने के आधार पर चैलेंज किया गया। जब ये बार बार चैलेंज किया गया तो देश की संसद के द्वारा एक सॉल्यूशन निकाला गया और उसके तहत क्या है, देश के संविधान के अंदर 9th शेड्यूल जोड़ा गया और ये कहा गया कि यदि हम किसी कानून को 9वीं अनुसूची के अंदर रख देंगे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, यानी कि देश की न्यायपालिका उसका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। ये तब जोड़ा गया था। अब आज के समय पर इसकी क्या स्थिति है? IR कोलो केस के अंदर ये कहा गया कि देखिए, अगर IR कोलो केस के अंदर कहा गया कि यदि आज के समय पर आप 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी कानून प्लेस करते हैं तो उसको बिल्कुल ब्लैंकेट आप ये नहीं कह सकते कि इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा है तो उसके तहत हमारे देश के अंदर न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को साइड रख दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये न्यायिक समीक्षा के खिलाफ होगा। और न्यायिक समीक्षा क्या है? भारत के संविधान की मूल संरचना में शामिल है, तो ये देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट IR कोलो केस के अंदर कहता है कि देखिए, हम आज के समय पर कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जा सकता है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अब न्यायिक समीक्षा की बात करें या फिर बात करते हैं हम लोग देश के संविधान की मूल संरचना, तो देश के संविधान की मूल संरचना इस कंसेप्ट को कब लेकर के आए? यहाँ पर केशवानंद भारती केस में
24 अप्रैल 1973 को ये कंसेप्ट आया। तो उस दिन या उसके बाद का किसी भी समय पर कोई कानून अगर 9th शेड्यूल के अंदर आता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो उस आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही साबित होती हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 and 2 बोथ आर ट्रू। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हर किसी से, मैं बच्चे से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा की प्रस्तुति की, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस डॉक्ट्राइन को, इस सिद्धांत को कौन से केस के अंदर मान्यता दी गई। 4 केस अपने पास हैं। तो 24 अप्रैल 1973 का फेमस वाद है केशवानंद भारती वाद, यानी केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, 1973 का ये केस है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर। इसके बाद में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।